अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। और कहते हैं ना कि दिन के आगाज़ के साथ ही थोड़ी सी अपडेट के ऊपर नज़र डालते हैं। अपडेट ये है कि लाहौर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 330 से तजावुज़ कर गया है, जो कि बहुत कहते हैं ना कि मुज़र सेहत है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर तो पूरी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो और ख़ास तौर पे शहर लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से नंबर 1 पर आ गया है। मतलब कि वो ऐसा शहर है जिसकी जो हवा है, जो फ़िज़ा है, बहुत ही बदहाली का शिकार है, बहुत ही कहते हैं मुज़र सेहत है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें एयर पर्टिकुलर मैटर्स के हवाले से, जो ख़ुसूसन 2.5 के मुतरादिफ हो चुकी हुई और शहरियों के लिए शदीद और कहते हैं ना कि सेहत के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं। तहकीक के मुताबिक जो है फ़िज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में हर साल जो है 1 लाख से ज़ायद कबल अज़ वक्त अमवात का बाइस भी बन चुकी है। जबकि इदारा सेहत ने भी तंबीह की है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काबू ना पाया गया तो वाकई जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। और मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बीमारियाँ, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, जिसमें निमोनिया है, जिसमें नज़ला है, जिसमें आँखों की बीमारी है, पिंक आई जिसको कहते हैं, वो हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है जिस्म के ऊपर भी मुख्तलिफ असरात जो हैं पैदा हो रहे हैं, जैसे सर बहुत दर्द हो रहा है, जिस्म में लेथार्जिकनेस है। और अगर हम थोड़ी सी अपडेट लें बारिशों के हवाले से, तो अब ये कहा जा रहा है कि धुंध जो बढ़ती जा रही है और धुंध के साथ साथ जो है स्मोक का फैक्टर भी आ गया है, मगर बारिशें जो हैं अभी मुतवक्के नहीं हैं। मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, ड्राई रहेगा। तो एहतियात के लिए जो है वो यही कहा जा रहा है कि बार बार आप लोगों को हम भी बता रहे हैं कि प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार आंखें धोएं। और कहते हैं ना कि अगर जो सफ़र ज़रूरी नहीं है उस तरफ सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। बच्चों के आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों के जो टाइमिंग्स हैं स्कूल के वो शॉर्ट कर दिए गए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो सिर्फ एग्ज़ाम्स दिलवा कर वापस उनको घरों में महसूर रखें, ज़्यादा पार्क्स की तरफ वो लोग ना जाएँ और बिला वजह जो है घरों के बाहर ना खेलें, क्योंकि मौसम इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। अगर थोड़ी सी बात हम बुज़ुर्गों की भी करते हैं तो बुज़ुर्ग जो हैं बाकी बहुत हिसास होते हैं, उनकी जो एज फैक्टर होता है और उनके जो एज ब्रैकेट में जो मौसम है बुरे तरीके से उनको इम्पैक्ट डालता है, बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो घर में बार बार जो है भाप लें, एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें, ह्यूमिडिफायर्स लगाएं। और जो लोग जो हैं जिनको सांस की बीमारी है, जिनको लंग्स के इशू हैं, उनको भी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि वो बार बार मास्क का इस्तेमाल करें। इवन घर के गेट पे भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं, क्योंकि मौसम जो है बुरे तरीके से जो है वो आलूदा हो चुका हुआ है। हमें ये अंदाज़ा नहीं होता ये जो आलूदगी है ये स्मॉग है, क्योंकि हम धुंध की सेलिब्रेशन करते हैं। ओ धुंध आ गई है, फॉग के अपने ही मज़े होते हैं, गर्मा गर्म सूप पी रहे होते हैं, नट्स खा रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी जो विंटर सेलिब्रेशंस हैं वो घर में चल रही होती हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, बॉनफायर कर रहे होते हैं। तो अगर उससे भी एहतियात करें, क्योंकि आप लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर ज़रात के ज़रिए जो है, पोल्यूटेंट्स के ज़रिए जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस तरह के बारबेक्यूज़ करना ओपन एयर, इस तरह के हम लोग जो कर रहे होते हैं बॉनफायर लगा के लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन का ज़रिया है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है सीएम साहिबा हमारी, उन्होंने भी टाइम की शॉर्टेज पे वाकई पाबंदी लगा दी गई है। और उन्होंने कहा है कि जो अपने फंक्शंस हैं जो कि हमेशा सर्दियों में होते हैं, जिनको हम शादियों के फंक्शंस कहते हैं या दूसरी पार्टीज होते हैं, क्योंकि विंटर ब्रेक होती है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेट टुगेदर्स करते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने मुतासर तो हो रहे हैं मगर टाइमिंग्स के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है कि 2 घंटे से ज़ायद जो है फंक्शन ना किया जाए। और ख़ास तौर पे वन डिश का जो है इनकाद वो भी किया जाए। पहले भी वन डिश थी मगर लोग छुप छुपा के जो है पूरे फंक्शंस केटर करते थे, तो उससे जो है सख्त जो है जुर्माने भी होंगे और जो है मुख्तलिफ जो है मसाइल भी हैं, लोगों को भी दरपेश हैं। लेकिन
उनके मसाइल से ज़्यादा जो है, जो एक इन्वायरमेंटल मसला है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लाइमेटिक इशू है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि उनकी ओपिनियन के अंदर जो है ख़ास तौर पे नाक को, गले को और जिस्म के जो मसाइल को, उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं, आज उसमें भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी हम डॉक्टर से करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी राय को भी शामिल करें। अगर आप लोग हमें जो हैं वो लाइव फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना नंबर जो है स्क्रीन पर चला रहे हैं और अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौर की बिगड़ती हुई आबो हवा ने वाकई बहुत मसाइल जो है पैदा कर दिए हैं, ख़ास तौर पर शहरियों के लिए। शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अस्पतालों में वाकई पेशेंट्स जो हैं एडमिट हुए में तांता बंदा हुआ है, और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनको कंजेशंस हैं, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया का शिकार हैं। हमने सोचा कि आज हम स्पेशली डॉक्टर साहब को इधर बुलाएं और उनसे रुजू करें कि हमें इस मौसम के हवाले से क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एहतियात जो हैं वो बरतनी चाहिए। तो हमें ज्वाइन किया है आपके माने जाने और हमारे भी सबसे फेवरेट हैं, हमारे शोज़ का हिस्सा भी रहे हैं और बहुत अच्छा जो है वो गाइड करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप इतने थोड़े स्लो लग रहे हैं, क्या मौसम का असर है? नहीं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। सुबह भागम भाग होती है ना, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा यू फील लिटिल। अच्छा, आप इस मौसम में भी एक्सरसाइज करते हैं? जी, मैं सारे मौसम में करता हूँ जी। अच्छा, ये सब आप बहुत डिफरेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जहाँ स्मॉग है, फॉग भी मिक्स है, तो प्लीज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, घर में ही करें, जो करें बाहर ना करें। नहीं, एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए। आप इंडोर कर लें, अपने कमरे में कर लें, जब इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर हो उस वक्त कर लें। जब भी टाइम मिले कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज जरूर। बॉडी इज मेंट फॉर एक्सरसाइज। तो कितने मिनट जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। जितना आपके पास टाइम हो, एज मच एज पॉसिबल। जितना खाना पीना ज़रूरी है उतना बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है। एक है जो सारा दिन हम फिरते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कंपल्शन, खज्जल होना। सारा दिन आप फिरते हैं अपनी ज़रूरत और बाकी ये चीज़ें ठीक हैं, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। एक्सरसाइज रिक्रिएशनल है, हैप्पी माइंड से, रिलैक्स माइंड से पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करें। वॉक इज गुड, लेकिन अपनी नेक को, ये हमारी दुनिया जिसमें नेक स्टिफ नेक, शोल्डर फ्रोजन पूरी दुनिया में तो नहीं हो रहा। विटामिन के और विटामिन डी बहुत हाई रखें, स्पेशली विटामिन डी। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करें। नमाज है, बहुत अच्छी बात है, वज़ू बहुत खुशू खुशू से करें और एक्सरसाइज करें तो फिर पूरा दिल लगा के करें। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ा कहते हैं ना कि स्टार्ट बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि आपकी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। अच्छा, आज जैसे आप देखा है हर घर जो है इस वक्त कंजेशन का शिकार है। नेबुलाइजर्स जी लोगों ने अपने घर में रख लिए हुए हैं, और जो लोग नई नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो भाप ले रहे हैं। तो मौसम जो है वो बिल्कुल आपको पता ही है क्या उसके हाल हुए हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 330 से भी तजावुज़ किया हुआ है। तो क्या करना चाहिए? एक तो स्माइल करना चाहिए। ये आप हमेशा कहते हैं। शहरों में रहना ये एक उसका समझे साइड इफेक्ट भी है। हाँ। रूरल वर्सेस शहरी इलाका, अर्बन एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बड़े शहरों का बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन बन चुका है। हमें इसके लिए फ्रंट फुट पे काम करना है, वार फुटिंग पे काम करना है। वी हैव प्रूव्ड कि हम बेस्ट नेशन हैं। देखें, चंद सालों में, 2-3 सालों में इकोनॉमी को आर्मी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म किया है। सबको हैंड इन हैंड चलेंगे तो ये मसला भी हल होगा। लेकिन एमिशन को प्लीज़ रोका जाए। अगर हम एमिशन नहीं रोकेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ मोर टाइम, हम बहुत टाइम और वेस्ट कर लेंगे। तो सब लेकिन ये तो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। एमिशन को रोकें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कंपनीज जो हैं उनका ख्याल है कि उनको रेगुलेटरी जो है कोई बॉडी रखनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल कर सकें। सारी चीज़ें हैंड इन हैंड होनी चाहिए। रुकना भी चाहिए, इन द लॉन्ग रन प्लांटेशन भी होनी चाहिए, सफाई सुथराई का भी ख्याल करना चाहिए,
हर बंदा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे तो आज के दिन ही फर्क पड़ जाएगा, आज के दिन ही। और जहाँ तक इंडिविजुअल का घर का माइक्रो एनवायरनमेंट है और घर के हालात हैं, उसके तो जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम एक्सपोजर कम से कम कर सकते हैं। हर बंदा कर सकता है। अपनी गाड़ी को बिल्कुल हम आज ही ट्यूनिंग करवाएं, उसकी क्लीनिंग करवाएं, उसकी इमिशन काफ़ी कम हो जाएगी। हम घर में 2-4 पौधे तो हर बंदा लगा सकता है, और वो पौधे जो ऑक्सीजन बड़ी साइज के हैं, प्रोवाइड करते हैं, श्रब्स नहीं, ट्री, वो अगर हम लगाते हैं और उसका बच्चों की तरह करते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ सबसे ज़रूरी है कि अपनी माइक्रो एनवायरनमेंट, घर को जितना इंडेक्स आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने जितने भी वेंट्स हैं, कबर्ड्स हैं, बाहर ओपन आपके घर की हैं भी, जितनी भी दरवाजे हैं बाहर खुलते हैं, उनको कुछ देर ज़्यादा बंद रखें जब इंडेक्स हाई है। ठीक है। और थोड़ा सा भी अफोर्ड करते हैं तो एयर प्योरीफायर लगा लें। वो नहीं कर सकते ह्यूमिडिफायर, तो सादा पानी गर्म रख दें, उससे भी ह्यूमिडिफिकेशन होगी। अच्छा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सादा पानी कहाँ रखना चाहिए? उसको थोड़ा वार्म करें ताकि बॉयल करें, और जितना स्टीम होगा, ह्यूमिडिटी बेहतर होगी अंदर, उतना ये जल्दी से डस्ट बैठ जाएगी, स्मोक बैठ जाएगी। इसका मतलब कि अगर बाहर एक्सपोजर हम घर के अंदर का कम कर दें और पॉसिबल है तो प्योरीफायर लगा लें, इससे बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। इससे तो आप बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक। और एक्सरसाइज करनी अपने कमरे के अंदर कर लें, ठीक है। उसके लिए किसी मशीन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट जूता चाहिए और नीचे कारपेट चाहिए। अल्लाह का नाम लेके कोई चीज वार्म पिए और शुरू हो जाए। और वार्म चीजों का इस्तेमाल इस वक्त, बिहेव लाइक जापानीज, बिहेव लाइक चाइनीज। पानी थोड़ा थोड़ा जो लोग ज्यादा पीते हैं, या नॉर्मल पानी भी, नॉर्मल ड्रिंक्स भी, जो एक्सेस में लेते हैं वो कम बीमार होते हैं। इन्फेक्शन रेट बहुत हद तक कम हो जाता है पानी सारे सिप्स लेने से। और अगर लिटिल वार्म ज्यादा लें तो नथिंग लाइक, फिर तो आप रोल मॉडल हैं। डॉक्टर साहब, हम एक तरफ सूप पी रहे होते हैं कि भाई गला खराब है, थोड़ा सा सूप पी लें, और साथ हम कोक पी रहे होते हैं। देखें, ये जो है ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आप कहीं पे भी हैं, अच्छी इन्वायरमेंट में भी हैं, तो ये खुद से एबनॉक्सियस हैं, टॉक्सिक हैं, हेल्दी नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा सिंपल डाइट हम लेंगे, ग्रेन्स लेंगे, मल्टीग्रेन लेंगे, पानी पिए, एक एप्पल खाना 100 टाइम बेहतर है एप्पल का जूस पीने से। पूरी बॉडी की सफाई भी हो जाती है, हाई फाइबर भी है, हमें बहुत सारे ट्यूमर, कैंसर, बहुत सारी पेट की बीमारियों से बचाता है। किसी सूरत में भी एक लम्हे के लिए ना नाक बंद होना चाहिए और ना कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो हर घर में सिंपल टिप्स होती हैं, सिंपल मिथ्स होती हैं, उस पर अमल करके हम इन दोनों चीज़ों से बंद। जो ही आपकी नोज़ बंद होगी, अगर आपने उसको टाइमली एड्रेस ना किया, उसको हल ना किया, सिंपल एक्सरसाइज से, सीढ़ियाँ 10-15 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ने से, वार्म ड्रिंक्स लेने से, दूध पीना ही चाहिए। हर एज में दूध पीना चाहिए, ठीक है। और अगर हम वार्म दूध पीते हैं अक्सर खाने के बाद भी, तो नथिंग लाइक। अच्छा, ये आप डॉक्टर साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि आप दूध पिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ माहिरीन को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि एक एज होती है दूध पीने की। दूध पीना जो है हर एज के लिए ज़रूरी नहीं होता, एक एज होती है, मतलब कि जो दूध बचपन में पी लिया है वही पी लिया है, बड़े होकर इसका कोई असर नहीं होगा। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, सिवाय चंद लोग जिनको हार्ट के कुछ सीरियस डिजीज़ेस हैं। 99% लोगों को सारी उम्र दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन 30-35 के बाद जब बंदे की लाइफ थोड़ी स्लो होती है, आप ज़्यादा ऑफिस ओरिएंटेड हो गए हैं, आप दुनिया में ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, वी आर सीरियस फॉर नथिंग। आपके थोड़ा सा लाइटर नोट पे रहने से, स्माइल करने से, और घर स्माइल करता है तो ये अशद ज़रूरी है। मेरे ख्याल में दूध हर उम्र में पीना चाहिए। इंसान को अल्लाह मियाँ ने स्टेनलेस स्टील पे खड़ा नहीं किया गया। इंसानी स्केल्टन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कैल्शियम की है। कैल्शियम हमारी फूड में दो ही ज़रिए से मेनली आ रहा है, एक मीट और दूसरा उससे भी ज़्यादा सोर्स
दूध का है। 35 के बाद जो दूध पिया जाएगा वो लो फैट होगा या फैट फ्री होगा या लैक्टोज फ्री होगा। एग्जैक्टली वो थोड़े से लोग हैं जिनको लैक्टोज से एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, इरिटेबल बावल है, वो नहीं लेंगे सर्टनली, लेकिन उनकी तादाद तो बहुत ना होने जैसी है। एक नॉर्मल बंदे को हर एज में दूध लेना है। एल्डरली लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि जरूर वो फैट फ्री लें। ठीक है। जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है वो एग योक, बटर, आयल ना लें। हमारी दुनिया में आयल का इस्तेमाल, हमारी स्टडीज़ में ये है कि स्पाइस और आयल बेतहाशा खाया जाता है। मेरा ख्याल है कि खाने का मजा ही नहीं आता ना। पूरी दुनिया मिलके उतना आयल और स्पाइस खाती होगी जितना स्पाइस ये एशियन कंट्री खाते हैं। और एशियन के कंट्री के ज्यादा के काम भी फिर वैसे ही हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है, फिर वो ओवरराइड करते हैं, घर से देर से निकलते हैं, फिर सड़कों पे वो अंबार लगाते हैं और उन पे फिर टॉलरेंस और स्माइल तो जीरो है। जो सड़कों पे भी स्माइल करते हैं और रिलैक्सली जा रहे हैं, मुझे लगता है ये है एंजल लाइफ। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब हमेशा प्रोग्राम्स के अंदर स्माइल का जिक्र किया है। जो लोग जो स्माइल नहीं करते, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, ज़्यादा ऑयल खाते हैं? मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पैटर्न लाइफ का ही हमारा, वो तो हम ऐसे थोड़ा सा स्टेपल कर रहे हैं उस चीज़ के साथ, आई कांट से मच, लेकिन हमें स्माइल करना, जो लोग स्माइल या देखें लाफ्टर एक्सरसाइज, लाफ्टर योगा, इसने प्रूव किया है कि सारा दिन इंसान के ब्रेन में 3 ट्रांसमिशंस हैं जिसको कहते हैं डोपामीन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। अगर आप सिंपल एक्सरसाइज करते हैं और घर वालों से मिलके, स्पेशली घरवाली से मिलके स्माइल कर लेते हैं, सारा दिन घर का माहौल अच्छा रहेगा। उस दिन आप अपने घर की नोट करिएगा, प्रोग्रेस मैक्सिमम होगी, डिसीजन मेकिंग बेस्ट होगी। जब भी हम नी जर्क पे चलते हैं, रिएक्टिव होते हैं, टिट फॉर टैट पे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो कुछ हो रहा होता है वो भी खराब हो रहा होता है। उस पे फिर मेड जी हैप्पी होती हैं कि अच्छा हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, हमारी जान छुट्टी, हमें बिल्कुल जान छुट्टी हुई, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू ऑन द सीरियस इशू, एलर्जीज के ऊपर बात करते हैं। बहुत सी एलर्जीज इस वक्त हो रही हैं और हर दूसरे घर में एलर्जीज का लोग शिकार हो रहे हैं। एक तो कपड़े से भी एलर्जी हो रही है, ऑब्वियसली मौसम ऐसा है, और एक स्किन के ऊपर जो है एक्जिमास का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके बाद इंटरनल माउथ सॉर्स हो रहे हैं, ये भी तो हो रहा है बीच में। सबसे ज़्यादा एलर्जी तो पूरी दुनिया में नोट की गई, हमारे मुल्क में भी सही है, हाउस डस्ट माइट से है। नंबर 2 पे पोलन्स और मोल्ड्स हैं या पेट्स हैं। हाउस डस्ट माइट को 80% कहा गया कि एलर्जी की वजह है। ये डस्ट नहीं है, हाउस डस्ट माइट है, जिसकी बहुत सारी इकसाम हैं। आप समझिएगा कि हमारे घरों में जितने कारपेट्स पड़े हुए हैं, हैवी कारपेट्स, ये सबसे बड़ा सोर्स हैं। हमारे मैट्रेस बहुत बड़ा सोर्स हैं। हमारे क्लॉथिंग्स जिनको एक्सपोज नहीं किया गया सनलाइट में, वीकली 6 to 8 आवर्स सनलाइट को, हर चीज़ को कमरे के अंदर जो है सनलाइट, शार्प सनलाइट में एक्सपोज करना चाहिए। वैक्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और घरों में कारपेट्स और हैवी कर्टन का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। अब टाइल का ज़माना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब बाहर इंडेक्स ठीक हो, पोल्यूशन ना हो, आप अपनी खिड़कियों को, रोशनदान को, एग्जिट्स को, एग्जॉस्ट फैंस को ऑन रखें, ठीक है, ताकि अंदर हवा का आमदोरफ्त खुला हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने, हम एलर्जीज की बात करें, ये जो पेट्स लोग रखते हैं, ख़ास तौर पे आपकी डोमेस्टिकेटेड कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ जिनको कहते हैं, तो बिल्लियों के जो बाल जो गिरते हैं उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है? कैट सर्टनली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीइंग यूज पेट है। ये बच्चों की प्लेजेंटनेस के लिए भी अच्छी है, हर चीज़ के लिए अच्छी है, लेकिन अगर उसको आप कमरों से बाहर रखें, ये ऐसा पेट है जो बेबी की तरह एक मामा के साथ अटैच होना चाहता है, इंसानों के साथ, ये बिल्कुल अलहदा नहीं रहता। फिर हम जब बचपन में, आप याद करेंगे, घर में अगर पेट रखा था तो ये आपके साथ ही सोना भी चाहती है, ये आपके फिर बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, वो इसको बार बार किस भी करते हैं, उसी तरह खाना भी खाते हैं, और घरों में बालों से अटा होता है। कोई घर गौर से देखें जहाँ पे कैट होगी, उसके डेंडर्स, उसके हेयर्स, उसकी, इट्स अ बिग काज ऑफ एलर्जी।
जहाँ पे बच्चे छोटे हैं वहाँ पे या तो इसको मोस्टली बाहर रखा जाए या फिर इसको कहते हैं टेमिंग। इनकी अच्छी इतनी टेमिंग की हो कि इनकी बाइल हैबिट्स, इनकी हर चीज़ के ये बाहर जाके अपनी खेलें। थोड़ी देर के लिए आप लाए हैं, टच किया है, उसके बाद हैंड वॉश किए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अदरवाइज जिस तरह हम हैप्पीली वैसे रह रहे हैं कि ना कपड़ों को हमने बाकायदा हैवी कर्टन भी हैं, साथ एक बिल्ली भी रह रही है, तो इट्स अ बिग एमलगमेशन, बिग कॉज ऑफ एलर्जीज हो रही हैं और लोगों को अंदाजा नहीं होता कि बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन्फेक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर देते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी जो हो रही है, क्या करना चाहिए? इस सीजन में इन्फेक्शंस और एलर्जीज रैम्पेंट हैं, एक्सटेंसिव हैं। हर पोल्यूशन में ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये नोन फैक्ट है पूरी दुनिया का। ये बड़े शहरों में, लंदन में, लॉस एंजल्स में, ग्रे लंदन, ब्राउन लॉस एंजल्स के नाम पे हो चुका है पहले, और जिंदा कौमों ने चंद सालों में इसको एवेपोरेट करके रख दिया, इसको सेटल कर दिया वंस फॉर ऑल। हमें भी फर्म फुटिंग पे, एग्जैक्टली सीरियसनेस पे, इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए मिशन पे, नो मैच टू फ्लू वैक्सीन। एक ख़ास सीज़न में, स्पेशली सितंबर के फर्स्ट वीक में, अगर आपने नहीं भी लगवाया तो ज़रूर लगवाएं। पोल्यूशन वाले एरिया में हाईली बेनिफिशियल है। छोटे बच्चों को भी लगवाएं। ये होती मेनली ही एल्डरली के लिए और छोटे बच्चे हैं। 12 साल से छोटे वालों को ज़रूर लगना चाहिए और 6 ईयर से पहले तो हर सूरत में लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाइड किया और हमने आज डिफरेंट इशू के ऊपर बात की है, जो घर में जो माइट्स होते हैं, जो पोल्यूशन होती है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बैरून सफ़र करना, बैरून मुल्क जाना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखने हैं, किस तरीके से ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ अपने आप को रजिस्टर कराना है, और अगर एयरपोर्ट पर कोई इंटरव्यू हो या पूछगछ हो तो उसको कैसे जो है इंटरव्यू को जो है वो परफॉर्म करना है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है आजकल, सीजनल जो टिकट्स खरीदना। कुछ सीजन में टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर जो एक दिन में जो टिकट की प्राइस कुछ हज़ारों है, वो 2 दिन बाद जो है लाखों पे जो है मुहित हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि आगे जो है छुट्टियां आ रही हैं और छुट्टियों में बहुत से लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। इसके साथ साथ वर्क परमिट्स के साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इमिग्रेशन लेके ट्रैवल कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन जो है उसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रखने चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोग जो विजिट पे जा रहे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, और एक ख़ास जो काउंटर्स होते हैं उस पर आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि पिछले कितने अरसे पहले भी जो है लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, और जब हमने पूछा दोनों पार्टी से कि ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जो है वीज़ा तो है, मगर ये जो काम करने जा रहा है इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके प्रॉपर स्किल नहीं है, या प्रॉपर जो है उसके पास डिप्लोमा नहीं है, तो ये जाके क्या करेगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग यहाँ से चले जाते हैं डिफरेंट जरिए, इलीगल जरिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ डंकी के जरिए जो है लोग जो है वो डिफरेंट ममालिक जाते हैं, मगर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर पासपोर्ट जो है अगर बिल्कुल खाली हो तो उस पर कितनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पूछगिछ की जाती है कि पासपोर्ट, आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं। ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, और ये सब चीज़ें मालूम होना भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से भी वाबस्ता हैं, और इसके साथ साथ वो गाइड भी करते हैं लोगों को किस तरह उन्होंने ट्रैवलिंग करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ नवीद हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवीद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब, आज अब हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे ट्रैवलिंग के हवाले से। एक शख्स जो ट्रैवलिंग करता है किसी भी वीज़े के ऊपर, फॉर इंस्टेंस हम बात करेंगे वीज़ा स्पेशलिटी के ऊपर भी, तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए? जी ये बड़ा हॉट इशू है आजकल, और इसमें मल्टी डायमेंशन है वीज़ा। आप इसमें 3 कैटेगरी हैं। आप टूरिस्ट वीज़े के लिए
जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके या आपका स्टूडेंट वीज़ा है और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ये 3 कैटेगरी हैं। इन तीनों के मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये है कि आपकी फ़ाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है उस पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऑलरेडी वीज़ा स्टैंप होने चाहिए ताकि आप आउटफ्लोड से बच सकें और जो इमिग्रेशन ऑफिसर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसको आप मुतमईन कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रही हैं तो आपको होटल, आपकी बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो उनको दिखानी पड़ती है? जी, वो कंफर्मेशन आजकल ऑनलाइन सारा डिजिटल दौर है। होटल की बुकिंग भी जो है फौरी तौर पे बारकोड और उसके स्कैनर से वो कंफर्म हो जाती है। आपको होटल की बुकिंग, रिटर्न एयरलाइन की टिकट जो है वो आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें तो मस्ट है। उसके बाद आप अगर टूरिस्ट वीज़ा आपने लिया हुआ है तो उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी उसके साथ मैच कर रही हो कि आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, अपना स्पेंड करने जा रहे हैं अपनी वेकेशन, तो आपका जो है वो प्रूव करनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू। बैंक स्टेटमेंट तो वीज़ा इन द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं उस सिलसिले में। तो क्या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो क्या वो पैसे देखते हैं आपसे, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे शो मनी कहे कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं बैरून मुल्क, तो इसका मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है वो ये होगा, तो आपके पास अभी कितने पैसे हैं वो देख सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपका जो है पासपोर्ट बजाते खुद जो है वो बोलता है कि कितने शो मनी के तौर पे आपको कितने पैसे अपने पास रखने चाहिए। मुख्तलिफ आपके पैकेज हैं कि आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से फिर वो मैनेज करना होता है। ठीक है, ये तो आपने बात कर ली कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं जी, उनको क्या देख उनका स्टूडेंट वीजा के लिए तो वो इतनी आजकल मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी ऑलरेडी सारी फीसिस वगैरह और कंफर्मेशन हुई होती है। वीज़ा उसके बाद ही उनको ग्रांट किया जाता है जिस भी कंट्री से वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये है कि वो जो स्टूडेंट बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है उनकी स्टडी के बारे में, उनके जो कोर्सेज के बारे में, तो उसको वो मुतमईन कर सके। उनको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसके पास रहेंगे जाके। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर उनको दिखाना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो उनको भी रेजिडेंस एड्रेस दिखाना चाहिए। ओके, अच्छा, जो लोग जा रहे हैं पूरी फैमिलीज जाती हैं इमिग्रेशन के ऊपर, जाहिर है उनकी इमिग्रेशन आ गई हुई है, वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, क्या उनका भी इंटरव्यू होता है? नहीं, उनका एयरपोर्ट पे इंटरव्यू नहीं होता। वो इमिग्रेशन एम्बेसी में जिस कंट्री के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू है, लेकिन वो ऑलरेडी क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस से गुजर रही होती फैमिली, वो उनके कोई ऐसा जो है। अच्छा नवीद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि जो खातून सिंगल जाती हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पूछताछ है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लाइंस में उनको रोक लिया जाता है कि आप अकेली क्यों जा रही हैं, आपके स्पाउस क्यों नहीं जा रहे। अगर वो अकेली बिल्कुल सिंगल है तो वो भी पूछा जाता है कि सिंगल क्या करने जा रही हैं। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर जो है बहुत मसला कर रहे हैं। जी, ये स्पेशली अभी ये जो हमारे गल्फ रीजन है वहाँ पे जो ट्रैवलिंग कर रही हैं जो सिंगल लेडीज़ हैं उन पे काफ़ी से ज़्यादा सख्ती की हुई है। अंडर 45 ईयर जो लेडीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उनको रोका जा रहा है कि आप अपना, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जॉब वीज़ा है तो उसकी सारी डिटेल उनके पास होनी चाहिए कि कौन सा ऑफिस है, किस कैटेगरी में उनकी जॉब है, अपनी सारी जो पैकेज डिटेल वो है, कंपनी का प्रोफाइल, हर चीज़ उनको वहाँ। अगर किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हैं, विजिट पे जा रही हैं, फिर वो आजकल अंडर 45 का जो है वो वीज़ा भी नहीं मिल रहा, वीज़ा भी नहीं मिल रहा, और उसके बाद जो है वो अगर वीज़ा मिल रहा है तो इमिग्रेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम मसला हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आजकल टिकट की प्राइसेस के ऊपर बात करें कि ये जो सीज़न होता है जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सीजन होता है, बहुत हॉट सीजन होता है, तो सस्ती टिकट जो है वो कैसे मिल सकती है? अच्छा, आजकल जो डिजिटल दौर हो गया है वो टिकट में भी, प्राइसिंग में उसका बड़ा अमल दखल है। आपने अगर प्लान किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में ट्रैवल करना है किसी भी कंट्री में,
तो आप जितना ज़्यादा जल्दी आप मुमकिन हो उसको प्लान कर लें। वो आप अगर जून जुलाई अगस्त में प्लान कर लें, टिकट परचेज़ कर लें, तो आपको बिल्कुल लो प्राइस पे वो टिकट मिलेगी। जितना आप करीब डिपार्चर डेट से आप करीब चलते जाएंगे तो उसकी प्राइस हाई होती जाएगी। लेकिन लोगों को ये भी तो होता है ना कि वीज़ा आएगा तो हम फिर टिकट जो है वो बाय करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का वीज़ा जो है लास्ट मिनट पे आता है। लेकिन टिकट आप वो फ्लेक्सिबल टिकट आप परचेज कर लें कि उसमें अगर वीज़ा आपका लेट भी हो गया है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, कोई अगर टिकट हम कैंसिल करते हैं तो कितने चार्जेस जो है वो बियर करने पड़ते हैं? ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, हर एयरलाइन की मुख्तलिफ पॉलिसी है, तो वो इसके कोई फिक्स चार्जेस नहीं है कि ये इतने चार्जेस हैं। वो मुख्तलिफ एयरलाइन की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं और टिकट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टिकट किस कैटेगरी में बना है, उसी हिसाब से उसके कैंसिलेशन या अच्छा, आजकल एक नई चीज़ आई है ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत बात होती है ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, इंश्योरेंस करनी चाहिए, और हर ममालिक का एक डिफरेंट चीज़ है। कुछ ममालिक इंश्योरेंस मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग मांगते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो विजिटर। तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे इंश्योरेंस तो हर पर्टिकुलरली जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है उसको वो इंश्योरेंस करवानी चाहिए अपनी। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की वो मैंडेटरी है कि वो आप इंश्योरेंस करवा के आए, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस। और मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए नहीं है, वो आप विदाउट इंश्योरेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, पहले नवीद साहब गल्फ में ट्रैवल करना बहुत आसान था, विद इन 2 days 3 days वीज़ा आ जाता था, और लेकिन अब सबसे मुश्किल गल्फ ट्रैवल करना हो गया है। अब US से UK कनाडा वीज़ा मिल रहा है और गल्फ नहीं मिल रहा। जी, इसकी सबसे बड़ी मेन वजह तो हम खुद हैं कि हमारी पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो राउंड अबाउट 100 के करीब है, आउट ऑफ 103। अच्छा, तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये ऑफलोड एक तकलीफ़देह अमर है कि जो बंदा तैयारी करके घर से गया है और एयरपोर्ट से वो विदाउट ट्रैवल किए हुए वापस आ रहा है, एक है तो तकलीफ़देह अमर। लेकिन ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था ताकि हमें जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हमें वीज़ा एक्सेस ईजी हो जाती, क्योंकि हमारे लोग जो है वो इलीगल जाके गल्फ़ रीजन में, सऊदीया में, UAE में, बहरीन, कतर, जहाँ पे भी पहले ऑन अराइवल होता था, फिर उन्होंने वीज़ा इशू एक कंडीशन लगाई, और वीज़े के बाद अभी उन्होंने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वीज़ा देना बहुत मुश्किल है। ऊपर ही वीज़ा मिल जाता था, आप जाते थे और ऑन अराइवल मिल जाता था। लेकिन अब दिन ब दिन जो है ना वो सख्ती होती जाती है कि हमारे लोग जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से वो हमें बैन कर देते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है आई थिंक इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है कि स्किप हो जाते हैं जी। जो लोग टर्की ट्रैवल करते हैं या जो लोग यूरोप की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनका बेसिक रूट होता है टर्की या UK, वहाँ से लोग अक्सर स्किप हो जाते। तो इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं? जी, ये इसीलिए ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है FIA की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्हीं चीज़ों को, कि एक बंदा जो है उसने टूरिस्ट वीज़ा लिया है टर्की का, फॉर एग्जांपल टर्की का वीज़ा लिया है, लेकिन वो जा रहा है, टर्की का 1 महीने का वीज़ा है और उसकी हालत है ना उसके पास वो टोटल पेमेंट है, ना पूरे महीने की होटल कंफर्मेशन है उसके पास, ना उसको स्पेंड करने के लिए जो है ना वो पैसे हैं। तो इस वजह से वो जो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर है वो देख लेता है, वो असेस करता है कि ये बंदा जो है ये इसका कोई प्लान टूर करने का नहीं है, कहीं आगे जाने का है, और वो पूरी दुनिया में बदनामी होती है। डंकी में बहुत सारे लोग वो मारे जाते हैं आए दिन, कहीं वो कश्ती डूब गई है, कभी वो बॉर्डर पे फायरिंग में की जद में आ गए हैं। तो इसी वजह से ये सारे जो है ये ऑपरेशन शुरू किए गए। आप क्या एडवाइस करते हैं लोगों को, लीगल प्रोसीजर्स कैसे करने चाहिए? क्योंकि लोगों को आज भी बहुत मसला है, एक फॉर्म फिल करना भी नहीं आता तो डॉक्यूमेंट्स तो दूर की बात है, और जब उनको वीज़ा एक्वायर करना पड़ता है तब वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। किसी के पास FRC नहीं होती, तो किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता तो FRC नहीं बनी होती, और बहुत से मसाइल है। डोमिसाइल कहाँ का होता है, कहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम कैसे आगाही दे सकते हैं? ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक प्रॉपर जो है
प्लान किया जाए कि अवेयरनेस के लिए कि आप अगर किसी भी एम्बेसी में या किसी भी कंट्री के लिए आप वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो अभी ऑनलाइन की सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी रिक्वायरमेंट वो अवेलेबल है, उसको पूरा फुलफ़िल करें। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें और आपको वो वीज़ा ना दें। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रॉपरली मेंटेन रखें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वीज़ा अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वीज़ा एक्वायर करने के लिए किसी के अकाउंट से भारी भरकम जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं कि भाई हमारा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर आपको वीज़ा आप अप्लाई करते हो और जो वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है कि इतने पैसे पड़े होने चाहिए, तो ट्रांजैक्शन ज़रूरी होती है कि एक फ़िक्स अमाउंट रखना ज़रूरी होती है? नहीं, फ़िक्स अमाउंट रखना ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ये तो वीज़ा अप्लाई के इन द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन ये सारी रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रांजैक्शन होगी तो उससे शो ऑफ होगा कि ये कोई बिज़नेस हो रहा है, तो उसकी सारी ट्रांजैक्शन है। अगर आप उसको पार कर देंगे एक सर्टेन अमाउंट को, तो उससे यही शो होगा कि ये सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए इन्होंने ये ब्लॉक की हुई है पेमेंट, इसका इनकी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जी बिल्कुल, ये अफेक्ट करती हैं वीज़े आप जहाँ जो भी कंट्री से ले रहे हैं उन। सबसे आसान वीज़ा जो है किस मुल्क का है जो पाकिस्तानियों को मिल सकता है अफ्रीका के अलावा? अफ्रीका के अलावा श्रीलंका का वीज़ा है। अच्छा। और कतर का है, बहरीन का है। कतर का भी बड़ा मुश्किल है, कतर वाले कहते हैं तो सब कुछ यहीं से करके जाओ। पहले ऑन अराइवल था, ये कुछ महीनों से दोबारा हो गया है। वैसे दिन ब दिन ये भी हो जाएगा, हो सकता है श्रीलंका भी हमें जो है ठीक है। वीज़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नवीद हुसैन साहब जो कि ट्रैवल के ऊपर बात कर रहे थे और वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो लीगल तरीके से जाएं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होने चाहिए वो भी बताया है। आपका पासपोर्ट जो है वो कैसे जो है वो देखा जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जब आपने सवाल या जवाब देने हैं किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल हैं, अटेस्टेड हैं, वो बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम व्यूअर्स बैक। इंसानों का जो नाम होता है ना वो उनकी पहचान होती है और इंसान अपने नाम से पहचाना जाता है, मगर ये कहा जाता है और बहुत सी मिथ्स भी हैं, फिलॉसफीज़ भी हैं और कुरान करीम भी ये कहते हैं कि नाम जो है सोच के रखें, समझ के रखें, उसका मफहूम पता होना चाहिए। हर्फ के ऊपर भी बहुत से लोग जो है इस्तिखारा भी करते हैं जब नाम रखते हैं, तो हर्फ का इस्तिखारा कितना ज़रूरी होता है और क्या जो नाम होता है वो पर्सनालिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, नाम का मतलब कितना मायने रखता है और नामों के मतलब से ही क्या पहचान बनाई जाती है। और अक्सर ये होता है कि शादी से पहले का नाम मुख्तलिफ होता है और जब शादी होती है तो नाम बदल जाता है, तो उसकी जो सेंसिबिलिटी होती है वो सेम रहती है, सेंशुअलिटी होती है वो सेम रहती है, क्या उसमें भी फ़र्क आता है। और अक्सर ख़वातीन जो है नामों के बारे में बहुत जो है सोचो विचार करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो ख़ास तौर पर पूरा ख़ानदान मिल के मशवरे दे रहा होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो माँ बाप होते हैं तो उसके ऊपर जो होता है वो फिर कहते हैं कि ये नाम जो है हम रखेंगे, बड़े बूढ़े ना रखेंगे। अक्सर जो नाम होता है वो पुराने आबाओ अजदाद के नामों पे रखा जाता है और करियर के शुरू में भी नाम के ऊपर जो है बहुत अहमियत दी जाती है और चेंज भी कर दिया जाता है। अक्सर नाम निकाह के मौके पे भी चेंज कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी जदीद साइंस के ऊपर बात की जाए तो अच्छे नामों को रखने की हिकमत और जदीद साइंस भी मान चुकी है कि तहकीक बताती है कि लफ्ज़ों की जो सूती कैफियत होती है उसके मायनी और जज्बाती तासुर जो इंसानी दिमाग पर गहरे असरार जो है छोड़ते हैं। और मशहूर माहिर नफ्सियात प्रोफेसर पैरल मास्टर ने अपनी तहकीक में भी ये कहा है कि इंसान की ज़िंदगी मुसलसल तौर पर जो है वो नफ्सियाती पैगाम की तरह जो है काम करते हैं और यहाँ तक कि नाम का तर्जुमा भी उसके ऊपर जो है वो असरात जो है या बदल देता है या वो नहीं बदलता। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, नामों के असरात, नामों की पहचान, उनके लुग़वी मायनी। और हमें आज ज्वाइन किया है माहिर फल्कियात भी है, न्यूमरोलॉजी में भी वो एक्सपर्ट हैं, पामिस्ट भी हैं और उसके साइकिक जो साइंटिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। दाऊद जो डिफरेंट आपने उनको शोज पे देखा है, पॉडकास्ट पे देखा है, आज हमारे शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप द इंट्रोडक्शन इज वेल। आपका शुक्रिया। अच्छा ठीक है दाऊद, नाम जो है, पहचान जो होती है,
आप लोगों की पहचान उनके नामों से की जाती है, अक्सर नाम भी एक जैसे होते हैं तो, लेकिन पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। वही नाम जब एक शख्स पे हो वो डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, वही नाम अगर दूसरे शख्स पे हो वो डिफरेंट होता है। तो क्या जो सारे नाम हैं उनका इम्पैक्ट एक तरह नहीं होता? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं अक्सर जो है हैरान होता हूं कि एक बंदे का नाम मोहम्मद है तो दूसरे का नाम भी तो मोहम्मद है, तो मोहम्मद तारीफ किया गया तो सेम पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? जब मैं इसको रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, तो पता चलता है कि ये जो पहला मोहम्मद है ये जुमे के दिन पैदा हुआ था, दूसरा जो है वो इतवार को पैदा हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि जुमे और इतवार में क्या फ़र्क पड़ गया है? तो पता चला कि जो संडे को बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर सन की एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो उसको सन से मुताबिक नाम रखना चाहिए। और जो मंडे को पैदा हुआ है वो मून की एनर्जी के ताबे है, तो उसको मून के मुताबिक नाम रखना चाहिए। अच्छा, पठान पर सही करते हैं चांद खान, सूरज खान। ना 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 ना, ना चांद खान सूरज खान नहीं, वो तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता। चांद का मतलब चांद की एनर्जी, सूरज का मतलब, ये समझने की बात है इसलिए मैं आपसे समझ रही हूँ, सूरज की एनर्जी। और जुपिटर का मतलब है जुपिटर की एनर्जी। देखो 7 दिन 7 रातों में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, ये एनर्जीज थी और ये एनर्जीज इंसान के ऊपर असर करती हैं। चांद निकलता है, 14वीं का चांद, समुंदर मौजे मारता है, मद्दो जज़र आप देखते हो, हैरान कुन कैसी तब्दीली आ गई इस समुंदर में, क्या हो गया समुंदर को। तो फिर 14वीं का चांद हो, और कहते हैं ना कि जो बच्चे 14वीं के चांद 14वीं की रातों में पैदा होते हैं, चांद की पहली तारीखों में पैदा होते हैं, चांद की तरह चमकते धमकते नजर आते हैं। आपने देखना, ये तजर्बे में देखना आप जरा। अच्छा, मैं जब देखता हूँ ना कई लोग शादी से मुतल्लिका दिन रखते हैं तो वो कहते हैं जी चांद की जो तारीख है ना तब रखना, खाली चांद नहीं हमने रिश्ता रखना। आपने देखा होगा कई लोग जो है ना, बिल्कुल हमारे यहाँ भी यही होता है, ऐसे होता है ना, ये क्यों कहते हैं यार ये खाली चांद नहीं, तारीख देख के रिश्ता रखा जाता है। पता सब कुछ होता है लोगों को, ये मैं आपको बता दूं, ये मिथ है। पता होता है कि खाली चांद जो है हमने निकाह नहीं करना, रबीउल अव्वल के चांद में करना है, हमने मुहर्रम में नहीं करना, हमने सफर में नहीं करना। क्यों कहते हैं? तो नाम, अगर आपने वो जो पहला सवाल किया मोहम्मद नाम रख लिया, ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छी बात है। मोहम्मद की एनर्जी तो 2 है, मून है, तो उसको तो जो बच्चा मंडे को पैदा होगा उसका नाम रख लो, फायदा देगा। तो अगर आप उसको जुमे को रखोगे तो जुमे को तो लिब्रा की एनर्जी, 6 की एनर्जी, वीनस है, मोहब्बत है। अब होता यह है कि जो बंदा न्यूमरोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, पामिस्ट्री में हो, तो वो सारे फैक्टर को देखता है। तो आप क्या देख के रखना चाहिए, देख के रखना। क्या फैक्टर? आप सबसे पहले ये है कि जी मुझे ख्वाब में बताया गया कि मैं अपने बच्चे का नाम XYZ, जैसे आपका नाम तो माशाल्लाह जैसे हिना सुलेमान, अब मैंने आते ही आपका नाम पूछा, ठीक है, पूछा तो मैंने आपको चेक कर लिया। हिना न्यूमरोलॉजी से 5 का अदद शम्स, यानी कि सूरज की रोशनी, और 7 सुलेमान 1, तो इसका मतलब आप लग्जरी लाइफ को पसंद करती हो। अब आदाद की वैल्यू मैंने चेक कर ली आते ही मैंने, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इतनी माइंड में चलती है, तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चों से मोहब्बत चाहिए, लाइफस्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। अब मैंने न्यूमरोलॉजी से चेक कर लिया कि हिना सुलेमान की सोच क्या है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो अब ये कैसे है ना, देखो अब मैं जब बचपन में था ना, मुझे न्यूमरोलॉजी से बड़ी मोहब्बत, नंबर्स के ऊपर पूरी साइंस है, मुझे इश्क था ना नंबरों से। मैं ऐसी कैलकुलेशन, लोगों ने ना बॉल पेन में, मुझे आप कोई भी नाम बता दे, मैं ओनली सेकंड्स 5 सेकंड में उसके न्यूमरोलॉजी से अदर निकाल लेता हूँ। बल्कि हम व्यूअर्स को भी कहना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो आप अपना नाम बताएं, हम बताएंगे कि आपका नाम इस वक्त कहाँ खड़ा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको पढ़ना क्या चाहिए। अच्छा, एक और भी बड़ी जबरदस्त मिथ मैं आपको बताऊं, बासुकात बंदा जो है ना नाम अपने गलत रख लेता है। आपने मुझे दूसरा सवाल किया, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम दाऊद दाऊद। ये नाम पहली दफा सुना, ये नाम कैसे हो गया? मैंने भी, अच्छा, मैं जब अपने बुजुर्गों के पास बैठा हुआ था, अब एक बहुत बड़ी मिथ की बात करने लगा हूं, बुजुर्गों के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैं आज से 15 साल पहले मीडिया पे यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, क्या नाम रखूं? उन्होंने कहा दाऊद जी दाऊद। मैं कहा ये क्या नाम होता है? तो एक वो नाम जो आपका बाबा रखता है, आपका बड़ा रखता है, आपका बुजुर्ग रखता है, उसके ऊपर फ्यूज़ो बरकत क्या कमाल के होते हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब मेरा निकाह हुआ ना, तो जैसे हिना का मतलब है हिना रंग लाती है, पिस जाने के बाद हिना रंग लाती है, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो हिना जब शादी से पहले थी तो 5 थी, सुलेमान मिला तो 1 मिल गया, तो शादी के बाद पैसा तो आया, आया वैसा, मैं आपको बता देता हूँ, पैसा अच्छा खासा आया।
ना निकाह में बदला। अच्छा, जब मेरा निकाह खान बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने कहा कि निकाह में नाम जो है थोड़ा सा पहले की तरफ कोई चीज लगाएं तो नाम का जो असर है ना वो थोड़ा सा बदल जाएगा। थोड़ा सा नहीं, जमीन आसमान का फर्क मैं पड़ता है। आपको बता रही हूँ कि मेरा निकाह में नाम बदल दिया। अच्छा, तो ये चीजें मेरे लिए पहली, मैंने कहा निकाह में भी नाम बदल जाता है। हाँ। नाम है ना ही था, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वर्ड ऐड कर लिया था निकाह होने से पहले। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी कहते हैं ना कि डिफरेंट चीज थी, हैरानकुन बात थी, डिफरेंट चीज होती है। हाँ। एक वो नाम जो आपका बुजुर्ग रखता है, आपका बड़ा रखता है। अब मैं यहाँ पे नामों से, सबसे पहले तो नामों को हमने देखना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को देखेंगे। बेशक, बेशक। दुनिया का सबसे बड़ा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पहले नाम रखा गया अहमद। अहमद तारीफ, पूरी कायनात ने तारीफ की। मैं जब अहमद को अदद को देखता हूं तो अहमद क्या मुझे बताता है? अहमद में अलिफ क्या है? अहमद आसमानी नाम है ना, अलिफ खड़ा है। मैं फिर नमाज की तरफ जाता हूं, नमाज का पहला रुकन खड़ा है, हे तशद, क्या कमाल है। वाह। और मीम सजदा, और दाल। यार अहमद, नमाज, आसमानी नमाज, नाम अल्लाह ताला ने मिथ रखी है हर चीज में, एनर्जी रखी है हर चीज में। कायनात एक एनर्जी का नाम है। आप जिस दिन पैदा होगे उस दिन के नाम का असर आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ता है। आप मंडे को होगे तो मून का असर पड़ेगा, और अगर आप ट्यूसडे को होगे तो मार्स का असर पड़ेगा, मरीख का। वेडनेसडे को पढ़ोगे तो मरकरी और अतारद का पड़ेगा, और थर्सडे को जुपिटर का, और फ्राइडे को लिब्रा मेजान का यानी कि वीनस का, और सैटरडे को सैटर्न का, जोहल का, और संडे को सन का, सूरज का। अच्छा दाऊद, ये लोगों को नहीं पता होता, ये चीजें जो आप बता रहे हैं, ये तहकीक के बाद पता लगता है। लेकिन एक आम कॉमनर को आप क्या कहते हैं, नाम रखते वक्त क्या क्या दादो शुमार देखें, कैसे लफ्ज का चुनाव करें, या इस्तिखारा जो है वो कैसे करना चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है जो आम बंदे को सोचना चाहिए, वो ये कि जिस नाम के ऊपर ज्यादा नुक्ते आएंगे उसे हम नहसे अकबर कहते हैं। जैसे कि शरीफ 3 नुक्ते, नजमा अक्सर बीमार रहेगी, शहबाज प्रॉब्लम, क्राइसिस। आप अपने प्रोड्यूसर की बात ना करना, ठीक है? बिल्कुल आपने सोच के शहबाज को पकड़ा। आपने शीन बोला, 3 ना, मैं मगर प्रॉब्लम आती है, उनको असर आता है, उनके हालात में प्रॉब्लम्स आती है। मैं समझता हूं कि वो नाम जिसमें नुक्ता, अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता है नहीं, मोहम्मद के नाम में नुक्ता है, अहमद के नाम में नुक्ता है नहीं, अली के नाम में नुक्ता है नहीं। वाह, क्या बात है। नाम वो रखो जिसमें कम से कम नुक्ते हों, ताकि उसके ऊपर नेगेटिव असरात ना हो। तो ये आम बंदा सोच सकता है, क्यों नहीं सोचता है? कि नुक्ते वाले नाम ज्यादा नुक्ते के नाम ज्यादा, उसको नहसे अकबर कहते हैं। कम नुक्तों वाले नाम को नहसे असगर कहते हैं। और जिसके नाम में नुक्ता नहीं है, क्या शान होती है उनकी जिंदगी में, बड़ी आसानियां होती हैं, रहमतें, बरकतें होती हैं। तो मैं उमर के नाम में कोई नुक्ता नहीं। तारीख के दोराहों में देखना तो जितना नुक्ते होते हैं नामों में, उतना वजन उठाना पड़ता है, उतनी रेमेडीज करनी पड़ती है, उतने अमाल किए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के अगर नाम में प्रॉब्लम होता है ना, उसको रेमेडीज करवाओ। अच्छा, रेमेडीज क्या होती हैं? यस, रेमेडीज बिल्कुल एंड पे होती है, वरना ऑडियंस छोड़ जाएंगे आपको। रेमेडीज मैं बताऊंगा बिल्कुल। अभी तो हमने, अच्छा, दूसरी एक और बड़ी मिथ होती है कि अगर नाम आपने खुदा ना खास्ता गलत रख ही लिया। देखो आप, पता एक इंसान को कहता हूं कि आपकी जिंदगी सारी मोहताजगी में गुजरती है। आप जब दुनिया में पैदा हुए तब भी आप अपनी मर्जी से नहीं आए, जब आपने नाम रखना था तब भी आपने अपनी मर्जी से नहीं रखा। क्या माँ बाप को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो बच्चा हमारा इस दुनिया में आ रहा है उसको हम जोन सा नाम दे रहे हैं वो उसका मरते दम तक नहीं जान छोड़ेगा। मैं तो कहता हूं मरने के बाद भी बच्चे को उसकी वालिदा के नाम से पुकारा जाएगा। बिल्कुल। तो लोग बास का तो नाम चेंज कर देते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि जो रखा गया ना उसका असर सारी जिंदगी नहीं। अच्छा, जो लोग अपना नाम बाद में चेंज करते हैं, जैसे अक्सर लड़कियां किंजा होती है, अपने आप को ईमान बुलवाती हैं, या ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाती हैं। अच्छा, ये भी ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाती है बाबा, इसलिए एहतियात करो, किसी से पूछ के नाम रखो। अच्छा, एक तो बहुत बड़ा स्यापा होता है, वो बच्चों के नाम मानो रख देते हैं, बच्चियों के नाम मानो। मानो इधर आओ, मानो कहां से आगे, बिल्ली है वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है यार, अजीब सी बात है। तो नाम जानवरों से मुतल्लिका रख देते हैं। अशरफुल मखलूकात को तशबीह किसके साथ दी जाती है? बिल्ले, बिल्ला। पूरा नाम, व्हाट इज योर गुड नेम, मुकम्मल नेम बताओ ना यार, अपना पूरा नाम बताओ। क्यों नहीं बताते आप अपना नाम? छोटा सा बता दे। और एक और बड़ा मसला है, मैं ये भी है, ये जो नाम रख देते हैं ना यार, अब्दुल रहमान रख दिया ना, अब्दुल रहमान, बहुत अच्छी बात है। जब आप उसको कहें रहमान इधर आ,
हदीस में ममानत है इस बात से कि रहमान डायरेक्ट नहीं बताना, और अब्दुल रज़ाक रख देते हैं, रज़ाक इधर आ, और रज़ाक तो रब है। हाँ। तो कितनी बड़ी गलतियां नामों की करते हैं कितनी वैल्यू, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसको समझना अजीब चाहिए, सी बात है। साइंस है। तो अब्दुल रज़ाक अब लोगों को तो पता नहीं है ना, तो गलती कर दाऊद देते जी, हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। हम अपने कॉलर्स को कह रहे हैं कि प्लीज कॉल्स करें और अपने नामों के मुतालिक जी पूछें, क्योंकि आज जो है हमारे साथ दाऊद जी बैठे हुए हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि नामों के दादो शुमार जो है उनको कैसे परखना चाहिए, नाम रखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, और ऐसे नाम जो कि कहा जा रहा है जिसमें नुक्ते ज़्यादा है उनसे परहेज़ करना चाहिए, नाम छोटे रखने चाहिए, और नाम जो शख्सियत और कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और जो जिस दिन पैदा होता है उसके हिसाब से रखना चाहिए। हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि नामों की जो पहचान है वो कैसे करवा सकते हैं और उनकी शख्सियत पे बुरा या अच्छा असर कैसे पड़ेगा। जी दाऊद जी, हम बात कर रहे थे हर नाम जो कि लोग कहते हैं ये तो बड़ा सख्त नाम है, जैसे ज़ैनब नाम हो गया, सख्ती झेली हुई है, बहुत सख्त है, नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसके बारे में बताएं। हसन हुसैन सख्त नाम है, कहते हैं नहीं रखना चाहिए, तो अक्सर लोग सख्त नाम के आगे जो है मोहम्मद लगा देते हैं, तो क्या उस नाम जो मोहम्मद लगाते हैं उस नाम को थोड़ा सा हलीम कर देता है वो चीज़? बहुत अहम सवाल आपने कर दिया है। देखो, एक वो नाम है जो आप खुद से रखते हो, एक वो नाम हो जो आप तशबीह दे के रखते हो। यानी कि अगर आपने हसन और हुसैन की तशबीह दे दी तो भाई उन तरह के जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सोच आपकी सोच का असर पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ज़ैनब जैसे आपने बात की, तो जो जुल्म उन पे हुए, जो ज्यादतियां उन पे हुई, अहले बैत पे हुई, बेशक बिलाशुबा हम तशबीह इस लिहाज से अगर रख लें। जी कॉलर हमारे साथ है। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात मेरे कर रही बेटे का नाम है मोहम्मद असद। जी तो वो पैदा हुआ था 13 दिसंबर को। देखें, इसकी सेहत खराब रहती होगी, इल्मुल अदा से 4 का अदद बनता है, उसके कामों में रुकावट रहती होगी। हम अब इनकी बात की तरफ चलते हैं। आई थिंक कॉलर नहीं। जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? मोहम्मद असद 13 दिसंबर को पैदा हुए थे। जी आप अपना नाम भी बताएं साथ। जी वो बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल मतलब है। उसकी उम्र जो है 17 साल है। 17 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्मा। अस्मा जी। जी अस्मा, जिन बच्चों का नाम देखे, असद का नाम न्यूमरोलॉजी से 4 बनता है, इल्मुल अदाद से। अब 4 की वैल्यू सैटर्न की एनर्जी है, जिद्दी है, तबीयत खराब, बात नहीं मानता, काम नहीं करता। अब इसको हमने अब रेमेडीज की जरूरत है। अब इसके लिए सदका करें। कौन से दिन? सैटर्न, सैटरडे को सदका करना चाहिए। किस चीज का? हफ्ते वाले दिन का सदका। को 4 की अदद की एनर्जी है, सैटर्न का असर है, जिद्दी है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 दिन 313 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिलाएं बच्चे को, असद को, सेहत ठीक हो जाएगी। उसके बाद ब्लैक कलर के काले तिल ले लें, 1.25 पाव काले तिल लें, उनके ऊपर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के जानवरों को डाल दे, बच्चा ठीक हो जाएगा, रेमेडीज बेहतर हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। आप लोग प्लीज जो दाऊद जी कह रहे हैं आप करके देखें, इंशाल्लाह फर्क जरूर पड़ेगा। जी, और हम बात कर रहे थे नाम के, जिस तरह हलीम किया जाता है। हलीम तो बात यह है कि जिस तरह मैंने बात की थी ना आपको, अब्दुल रज़ाक है तो पूरा नाम बोलना चाहिए, रज़ाक नहीं कहना चाहिए, रहमान नहीं कहना चाहिए, तो पूरा नाम अब्दुल रहमान। लोग बड़ा इस तरह का नाम रख देते हैं, तो वहां पे हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आमिर रशीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर रशीद साहब कराची से बात करें। जी सर क्या पूछेंगे? बस ये सर से पूछना था कि जिस तरह मेरा नाम आमिर रशीद है, तो इससे मुतालिक कोई बात बताना चाहे मुझे। आमिर रशीद साहब पूछ रहे कि मेरे मुतालिक कोई बात बताना चाहिए मेरे नाम से। आमिर शेख, आपको अगर मैं न्यूमरोलॉजी से देखूं तो आमिर के अदाद की वैल्यू 5 है और रशीद के वैल्यू 1 है। 5 और 1 6। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत के ऊपर ही दलालत करते हैं, आपको मोहब्बत चाहिए होती है, पैसा आपके ऊपर आशिक है, वीनस की अदद की एनर्जी है, फ्राइडे जुमे को आपको सदका देना चाहिए, और आपके लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी लाइफ,
आपको मोहब्बत के अलावा अपनी जिंदगी में कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपको आपके नाम से मुतल्लिका देखूं, अब चूंकि आपके नाम का आगाज शुरू में आइन से शुरू होता है, गुस्सा आपको बिल्कुल आता है, आपकी पसंद की चीजें अगर आपके साथ नहीं अटैच होती तो आप इमोशंस में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। बेहतरीन नाम है, बेहतरीन एनर्जी है, जिसकी अदाद में नाम में 6 होता है, वो लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, आपको अच्छी जिंदगी गुजारने का शौक है, इंजॉय करते हैं जिंदगी में। अब यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखी जाएगी, इसलिए जब को भी आप हमें नाम बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हर अदद की वैल्यू है। जैसे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को और 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को होती है, उसको हम शम्स की एनर्जी से दलालत करते हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ी आपसे डिटेल में बात करेंगे। सुन रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम गुलाम फरीद है। मैं 1960 में पैदा हुआ था और अपने नाम के मतलब पूछना चाहता हूँ कि कोई बताएं कि इसका मतलब क्या है और क्या इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ मेरी है 20/6/1960। यस, अच्छा 20/6/1960। गुलाम फरीद को न्यूमरोलॉजी से 6 का अदद निकलता है। 6 मैंने आपको पहले ही कहा, वीनस है, मोहब्बत है, प्यार है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आया। हाँ। और पहले 2 आया। हाँ। अब जो 2 आया ना, फैमिली से मुतल्लिका इश्यूज में ये परेशान है, बट यहां पे इमोशंस की वजह से, लोगों के साथ हमदर्दी की वजह से अक्सर जड़ें अपनी कटवाता है, नुकसान उठाता है। तो मैं इसको जिंदगी में मशवरा दूंगा, कभी किसी से पार्टनरशिप ना करे, खुद ही काम करे, अपने कामों को खुद देखे। लेकिन क्योंकि इमोशंस हैं, 2 मून है, 2-2.5 दिन बड़े अच्छे इमोशंस आते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी इसकी जिंदगी में होनी चाहिए। गुलाम फरीद साहब, आपको मशवरा दे दिया गया जी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से शहबाज बात कर रहा हूँ। लाहौर से शहबाज साहब बात कर रहे हैं जी। शहबाज साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। मोहम्मद अब्दुल्ला शहबाज नाम है उसका, और 23 जनवरी को पैदा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला शहबाज, 23 जनवरी। सन कौन सा है? ये 2009। 2009 जी जी, आप साथ रहे। अच्छा जी, यहां पे मैं इनके बेटे के नाम की अदाद की वैल्यू देखूं तो 7 है, और इधर से 5 है, शम्स है और 7 है। एक तो इसको ऑनलाइन कामों में इनको डालना चाहिए। पुरकशिश, मिलनसार, अक्सर नजर लगी रहती है इस बच्चे को, तो इनको पानी दम करके देना चाहिए और आयतल कुर्सी दम करके देना चाहिए। इसको बाज़ का सेहत के इश्यूज एम ही पड़ जाते हैं। बाज नाम ऐसे होते हैं जिनको नजर बड़ी जल्दी लग जाती है, ये भी मैं आपको बड़ी अच्छा। बाज नाम ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जादू बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा। बाज नाम ऐसे होते हैं जिनकी रूहानियत बड़ी जबरदस्त होती है। तो इस बच्चे की रूहानियत आगे बड़ी जबरदस्त होगी, नमाज की तरफ इसका रुझान हो जाएगा, इल्म और हिकमत की तरफ रुझान हो जाएगा। इसकी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, इसकी एजुकेशन, और इसको गलत महफिल या जगहों पर बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। तो ये बच्चा आगे जाके माँ बाप के लिए बड़ी पुरउम्मीद जिंदगी का बायस बनेगा। जब बिल्कुल सुन रहे होंगे। तो एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद यासीन। मेरी तारीख पैदाइश 1956। मोहम्मद यासीन, तारीख पैदाइश 1956। नहीं तो वो पहले क्या है, जनवरी है, फरवरी है, और इसके बाद पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जनवरी 1956। 5 जनवरी 1956। देखो माशाल्लाह 5 जनवरी, 5 शम्स है और जनवरी माशाल्लाह आपका यहाँ पे कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। देखो मैंने सारे शोबे देख रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से कैप्रिकॉन, उधर से न्यूमरोलॉजी से शम्स, और उधर से इनके अदाद की वैल्यू और नाम के अदद की भी एक अहमियत होती है। यासीन यानी रिज़्क से मुतल्लिका, पैसे से मुतल्लिका, एहसास से मुतल्लिका, जज्बात से मुतल्लिका। ये वो बंदा है जो कि खानदानों को आपस में जोड़ सकता है। ये वो बंदा है जो अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे सकता है। ये वो बंदा है जो कि बड़े बड़े फैसले करने की विजन रखता है। तो ऐसे बंदे खानदान में बहुत कम होते हैं। जब ऐसे लोग पैदा होते हैं तो खानदान में वो कहते हैं वो लोग जो वो बच्चा जो खानदान में पैदा हुआ तो खानदान की सुनी गई। तो ऐसी ही शख्सियत इनकी, तो इनको अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए या जल जलाली वाली कराम 319 मरतबा 11 दिन का अमल करना चाहिए। अब नामों का असर आपके इसमें आजम पे पड़ता है। अगर आपने इसमें आजम अल्लाह के इस्मुल हुस्ना से वो नाम सिलेक्ट कर लिया, और वो नाम जो कि आपकी जिंदगी और आपके नाम से मुतल्लिका है, और वो जो ड्राइवर नंबर जो जिस दिन आप पैदा हुए, तो फिर देखिए आपकी जिंदगी में बूस्ट कैसे आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। भी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं
और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज बात कर रहे हैं नामों के असरात के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के हवाले से, इल्म जफ़र के हवाले से, इसके पामेस्ट्री के हवाले से, जो हम करते हैं कि किस तरीके से जो नामों के असर हरूफ की जो कितनी वैल्यू रखते हैं और नाम कैसे रखने चाहिए, किस तरीके से रखने चाहिए। और दाऊद जो हमारे मेहमान ख़ास हमारे साथ शो में मौजूद है और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने मसाइल। जी दाऊद, हम बात कर रहे थे नामों के हवाले से, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से जो है हम नामों के ज़रिए जो अपनी पहचान भी करा सकते हैं और हरूफ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और ख़ास तौर पे डेट्स के साथ वो कैसे आप जोड़ सकते हैं उसको। तो एक कॉमनर के लिए आपने बताया कि ज़्यादा नुक्तों वाले नाम नहीं रखने चाहिए, तो नाम जो है वो रखने कैसे चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आपने जो नाम रखना है उसके नाम के आगाज का पहला लफ्ज बहुत अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई की शरीफ पैदाइश है 19 जुलाई 1992। ठीक है। और उनका नाम है काशफ, निकनेम है फूल। वो 2-3 दफा बाहर जाते हैं। निकनेम फूल? जी, वो बाहर जाते हैं, 2-3 दफा बाहर गए हैं, सारे काम रुके हुए हैं, सेट नहीं होते। बाहर का सफर है कि नहीं, कुछ नजर तो नहीं, बाहर गए थे, सेट नहीं होते, वापस नहीं होंगे, अभी सेट नहीं होंगे, अभी इनको बाहर जाना नहीं चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। सबसे पहले जब मैं इसको देखता हूं तो इसका न्यूमरोलॉजी से 2 का आदत है। 2 मतलब ये है कि इसका मतलब मून की एनर्जी, इसका कभी बाहर, अच्छा पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहा, बाहर जाके कैसे ये कामयाब हो जाएगा, मैं हैरान हूं। नाम के मुताबिक इसको पाकिस्तान में पहले अपनी मेहनती तो बने ना, मेहनत करे। अब यहां कहता है कि मैंने 2-3 काम शुरू किए हैं, वो काम चले ही नहीं, रुक गए, मेहनत ही नहीं की। अब यहां पे इन चीजों को चेक किया जाता है कि इसका न्यूमरोलॉजी में 2 का आदत बन रहा है और नाम का इसका जो 7 है, अक्ल है, फहम है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल हो, अलबत्ता एक काम ये करे या आप कर लो। दूसरा नाम फूल रख दिया, नाम के पहले 3 लफ्ज फूल। फूल क्या है भाई? नहीं फूल, क्या बात, मैं यही तो कह रहा हूँ। ऊपर से हालात खराब, ऊपर से नाम फूल रख दिया। ओ यार, ये कैसे करते हैं हम लोग? इतनी ये कौन सी सेंस हमने लड़ा दी? फूल से पैदा होगा? फूल तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला तो फूल का है, फूल बिखर जाएगा। तो मैं आपको एक रेमेडी से बताता हूँ इस बच्चे के लिए, इस बंदे के लिए। मून यानी कि आपने मंडे, पीर के दिन आपने लेने हैं यहाँ पे चावलों का टोटा मिल जाता है, इसका सदका मैं आपको बताता हूँ। वो करें, बाहर भी चला जाएगा और यहाँ भी काम चल जाएगा। अगर बाहर भी अल्लाह आपका नाराज है ना, तो अल्लाह इधर भी नाराज होता है। अगर उधर भी अमेरिका से भी हमें कॉल आती है, हमारे पास पैसा पूसा नहीं है, हमारे लिए दुआ करें। बच्चे हमारे अमेरिका वालों की भी शादियां नहीं होती। अच्छा, जो रब उधर राजी है ना, तो रब इधर भी राजी है। जो रब पत्थर के अंदर वो जो कीड़े को रिज़्क दे रहा है ना, वो आपको भी सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। अल्लाह को राजी करना। अच्छा, इनको अमल बता दूं। अच्छा, आयत करीमा 313 मरतबा 21 दिन का अमल करवाएं इसको, फूल को, बल्कि नाम चेंज करवाएं, तो फिर देखिए कैसी तब्दीली है। नाम चेंज करा दे और फूल ना कहें। बिल्कुल, आलिया साहिबा सुन रही होंगी, डेफिनेटली वो ये रेमेडी करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बेटे बिलाल बात कर रहा हूँ। पहले हम सक्कर रहते थे, अभी कराची आ गए। बिलाल साहब कराची से। बच्चा घर में मतलब डिलीवरी केस हुआ, उन्होंने लेडी डॉक्टर ने मतलब चेक नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड या जो भी एक्सरे उन्होंने नहीं कराया, बच्चा बलीच था। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती की और वो मतलब डिलीवरी केस हुआ घर पर ही। फिर मैं उसको आगा खान में ले आया, उन्होंने टांग को काट दिया, पूरी टांग को काट दिया, मतलब जो है। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई कि क्या करें, किधर जाएं। मतलब वो बच्चा मतलब जो है, मतलब आज बच्चे का नाम क्या है? जी, बच्चे का नाम, बिलाल साहब बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम फुजैल है, फुजैल बिलाल। हुजैल बिलाल? जी, फुजैल, FUZAIL। फुजैल। शुरू से ही बच्चे के ऊपर सख्तियां, परेशानियां, बीमारियां, नेगेटिविटी
असरात, देख लो कितने नुक्ते निकले, 3 नुक्ते निकला है ना, असरात और फंसा हुआ, इनके लिए रेमेडीज। मार्स, मंगल वाले दिन गोश्त लेना है बकरे का, 1.25 किलो गोश्त लेना है, उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़नी है 72 मरतबा, पढ़ के बच्चे के ऊपर 7 दफा दाएं और बाएं वार के चीलों और कव्वों को खिलाएं। एक तो ये रेमेडीज करनी है। दूसरी सूरह यासीन की पहली 9 आयत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन से लेके युबसिरून तक जब आए तो फिर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। 19 मरतबा पढ़नी है। और रोजाना सुबह निहार मुंह मट्टी का प्याला लेना है, मट्टी के प्याले के ऊपर पानी के ऊपर दम करके उस बच्चे को पिलाना शुरू करें। 21 दिन का अमल करें और 7 गोश्त वाली रेमेडीज करें, तो फिर देखिए बच्चे की तबीयत। बिल्कुल बिलाल साहब, ये आप सुन रहे होंगे, डेफिनेटली वो अमल करेंगे, उनके बच्चे का इतना बड़ा मसला है और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ शिवपुरा से। अब्दुल रज़ाक, ठीक है। हाँ जी, मेरी तारीख दायश है 20/5/1967। 20/5/1960 20/5/1967। जी क्या हाँ जी पूछे सवाल, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो अपने बारे में पूछना। न्यूमरोलॉजी से 9 का आदत है और मेहनती है, पैसे का इशू है, हालात का इशू है, हालात खराब है, कामों में रुकावट है। इनके लिए जो बेहतरीन पढ़ाई है, इनके लिए 21 दिन का अमल है सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 313 मरतबा पढ़ें अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए। आई होप उनको यही मसला था जो पूछना चाह रहे थे, एकदम से कॉल कट गई थी। अब्दुल रज़ाक साहब सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ। जी इकरा, क्या पूछना चाह रही हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ। मैंने अपने बारे में पूछना है। नाम क्या बोला? मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1992 है। इकरा की डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1992। शादी के रिलेशन के प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, कामों में रुकावट आ रही है, तबीयत खराब रहती है, कंधे बदली रहते हैं, काम हो ही नहीं रहे। पूछे, अभी है कॉल पे? जी इकरा साहब हमारे साथ है। जी 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 क्या मसाइल थे आपको? यही मसाइल है? जी जी बिल्कुल यही मसाइल है। जो क्या पूछना चाह रही है मजीद? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, आपको शादी का वजीफा बताते हैं। इकरा इजी रहो, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। अच्छा जी इकरा, इल्मुल अदा से 5 का आदत, पुरकशिश मिलनसार रिश्ते आते हैं, देख के जाते हैं, दोबारा वापस ही नहीं आते। सोची पड़े हुए हैं, जादू तो नहीं किसी ने कर दिया। वजीफे कर करके थक गई है, पढ़ाइयां कर करके थक गई है, काम हो नहीं रहे। 2 अमल करने हैं इन्होंने। एक तो अपनी रुकावटें दूर करने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना है 11 दिन। और दूसरा अमल करना है अपनी शादी के लिए। ठीक है। सूरह रहमान की आयत है मरजल बहरैन यल्तकियान, वही रब है जिसने 2 दरियाओं को एक किया। इसको पढ़ें 786 मरतबा। अच्छा। 21 दिन ये इनके लिए है। हर कोई ना शादी का वजीफा हर कोई अपनी मर्जी से ना कर दिया करे। हमने तो इनका न्यूमरोलॉजी से चेक किया ना। अब पता है एक और बड़ा पंगा होता है, यूट्यूब के ऊपर शादी एक दिन में महबूब कदमों में आ जाता है, बाद में गले तक आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कॉल हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुलनाज हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ मैं। जी क्या नाम है? गुलनाज हुसैन। गुलनाज हुसैन जी। कारोबारी मसाइल है, काम नहीं चल रहा, रिज़्क़ के मसाइल हैं। क्या यही मसाइल है आपको? काम के? हाँ जी, वो घर में मेरी बेगम के साथ झगड़ा रहता है मैम। ठीक है, घर में मसाइल चल रहे हैं उनके। हाँ जी औलाद के बारे में भी मसला जो अल्लाह ताला की मर्जी और कुछ औलाद नहीं है उनकी तरफ। हाँ, मेरा निकनेम गुड्डू कहते हैं। आप बताओ ना। गुल्लू। अच्छा आप बताओ ना, आपके कामों के हालात कैसे हैं ना? काम के हालात बस शुक्र अल्लाह के, बस। अच्छा आपका औलाद का इशू है? हाँ जी औलाद का इशू, और घर में मेरा घर में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो मैं आपको औलाद का अमल बताता हूँ, वो आप करो। आपका काम अल्लाह ताला इससे काम भी बेहतर होता है। अच्छा वो देखो ना, नाम ड्यूल पर्सनैलिटी पैदा कर ली। अब मैं आपको बता, इनके औलाद का इशू है। अब ये औलाद के लिए एक अमल करें। हाँ, आप जल्दी से बताएं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ जी, औलाद के लिए है जी या मुसव्विरु या मुतीनु, ये पढ़ें और 1100 मरतबा पढ़ें। सबसे पहले तो सुबह उठ के सूरह फातिहा 11 मरतबा और मंजल
3 मरतबा पानी दम करके पिएं, ताकि जो बीमारियां हैं, जो नेगेटिविटी है, जिस्म के असरात हैं, वो तो दूर हों। वो ये पिएं कम से कम 41 दिन। उसके बाद या मुसव्विरु या मुतीनो 1111 मरतबा का वजीफा करें, फिर देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कैसे रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका दाऊद जी। बाकी आज जो है ना लोगों के मसाइल जो डिस्कस हुए हैं, और ख़ासतौर पे नामों के हवाले से आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, और हम दोबारा भी कोशिश करेंगे हम इस तरह के सेगमेंट जो इंक्लूड करें ताकि जो लोग हैं वो अपने मसाइल जो डिस्कस कर सकें। अभी भी कॉल्स का पीछे तांता बंधा हुआ है, कॉल्स बहुत आ रही हैं, मगर प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस पे जाके इस सेगमेंट को ख़ास तौर पर वापस देखें, और मज़ीद हम आपको इस तरह के सेगमेंट्स दिखाएंगे। ज़रूर मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।